दिस इज फ्लो चार्ट 1 अबाउट शॉपिंग बिल कैलकुलेटर। इसमें हम एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और एग्जाम टिप्स को कवर करेंगे। शॉपिंग बिल कैलकुलेटर, आपने एल्गोरिदम लिखते वक्त एल्गोरिदम आप इसको कह लें या इसको आप सूडो कोड कह दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके स्टेप लिखने हैं, इस प्रोग्राम को, इस एल्गोरिदम को यानी शॉपिंग बिल कैलकुलेटर को सॉल्व करने के कुछ आपने स्टेप्स लिखने। जैसा कि आपने स्टार्ट कर दिया, इनपुट आइटम 1 लिखी, इनपुट आइटम 2 लिख दी, इनपुट आइटम 3 लिख दी। इसमें आप इनपुट इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने यूजर से ये वैल्यू को गेट करना होता है। 3 वैल्यू आपने गेट कर ली, इसके बाद आपने टोटल कर लिया। टोटल आपने कैसे किया, आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। जो आपने वेरिएबल्स के नाम इधर लिखे हुए थे ना, ये आपने वेरिएबल के नाम लिखे हुए थे। ये देखिए आइटम 1 थी, आइटम 2 लिखा, तो उन्हीं को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3 को ऐड कर दिया, टोटल आ जाएगा। टोटल के बाद हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे टोटल को, टोटल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे और फिर हम इसके बाद एंड कर देंगे। तो आपने स्टार्ट और एंड आपने लाजमी लिखना है, अदरवाइज एग्जामिनर आपके मार्क्स रिड्यूस करेगा। हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन एल्गोरिदम, राइट स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। इसमें इनपुट क्या है, अभी देखिए इसमें ये सारी की सारी वैल्यू इनपुट है। इनपुट, ये इनपुट लिख दिया। इसके बाद प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस हुआ, ठीक है, इसमें हमारा प्रोसेस हो रहा है। और आउटपुट, और ये हमारी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, ये आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। एंड अवॉइड स्किपिंग स्टेप्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम इसका फ्लो चार्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट सिंबल को, स्टार्ट सिंबल और एंड सिंबल को हम ओवल शेप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इनपुट आइटम लिख दिए। अभी देखें, यूजर से जितनी भी इनपुट्स लेनी होती है ना, और या यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करनी होती है, वो हम पैरेललोग्राम सिंबल्स के साथ शो करते हैं या उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इनपुट आइटम 1 आ गई, इसी तरीके से इनपुट आइटम 2 आ गई, इनपुट आइटम 3 आ गई। आप तीनों को एक ही इनपुट में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं कह रहा हूं यहां पे तीनों इनपुट लेने हैं, तो आप क्या करो, आप लिखो इनपुट। अब जैसे आप इनपुट आइटम 1 लिख देते हो, आप ABC भी लिख सकते हो, इनपुट आइटम 1, आइटम 2, देन आइटम 3। तीनों इनपुट ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, एक में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या किया, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आइटम 2 प्लस आइटम, ये हमने प्रोसेसिंग सिंबल के साथ इसको शो कर दिया, ठीक है। जो रेक्टेंगल सिंबल होता है उसको हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, कि जिसमें हमारी प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है। और इसके बाद हमने डिस्प्ले आउटपुट कर दिया। अब क्योंकि ये यूजर को डिस्प्ले करनी थी, तो हमने इसको भी हमने पैरेललोग्राम सिंबल के साथ शो किया, डिस्प्ले आउटपुट, और इसके बाद आपने इसको एंड कर दिया। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है किसका, शॉपिंग बिल कैलकुलेटर का, कि आपने 3 आइटम की शॉपिंग करनी है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में 3 आइटम भी कह सकता है, 4 आइटम भी कह सकता है, 2 आइटम भी कह सकता है, 2 वैल्यूज भी कह सकता है, ठीक है, 2 वैल्यूज को करे, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को भी कह सकता है, 3 सब्जेक्ट की एवरेज को भी कह सकता है। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है कि आप काइंडली आप ऐसा कीजिएगा कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करना है और उनकी एवरेज करनी है। इस पे थोड़ा सा आपने ना अपना हाथ सेट कर लेना है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इसमें फ्लो चार्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ टू गेट फुल मार्क्स, कीप डायग्राम centered, properly spaced, and avoid unnecessary decorations. Clean diagrams get better marks. क्लियर हो गया, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। Next flow chart is about area of rectangle and volume of cuboid. Next flow chart हम इसके बारे में कवर अप करेंगे। Get ready for the next concept. This is flow chart number 2 about area of rectangle and volume of cuboid. आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें कैलकुलेट करना है,
और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है, और आपने इसका पहले एल्गोरिथम लिखना है और फिर इसका फ्लो चार्ट लिखना है, और बाद में एग्जाम टिप्स आपने अच्छे तरीके से लिसन करनी है। विजिट द वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर सॉल्व पास्ट पेपर एंड रिलेटेड वीडियोस। मैंने कुछ वीडियोस के लिंक दिए होती है डिस्क्रिप्शन में, तो जो आपके लिए फायदेमंद होगे तो आप देखा करें उसको, तो जो चीज की आपको जरूरत हो तो आप उससे फायदा हासिल करें। फ्लो चार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमने क्या किया, एल्गोरिथम स्टार्ट किया, इनपुट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यूजर से हमने यहाँ पे इनपुट करवा ली। अब देखिए, आपने इनपुट लेंथ आपने इकट्ठे कर ली ना, तो आप इसको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते थे, यानी कि इनपुट आपने कहा लेंथ एल में, और इनपुट फिर आप कर लेते हो इनपुट विड्थ। ये दोनों स्टेप में आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो, आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एल्गोरिदम होते हैं ना, एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, ये लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। एरिया इक्वल टू लेंथ टाइम्स विड्थ लिख दिया। इसके बाद इनपुट लेंथ, हमने लेंथ एंटर करवाई, विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड करवा ली। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें मैंने लेंथ और विड्थ, सपोज अगर मैंने डिफरेंट रखनी हो तो मैंने यहां पे फिर दोबारा लेंथ और विड्थ एंटर करवाई यूजर से क्यूबॉइड के लिहाज से। अगर आप चाहते हैं नहीं लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल वाली ही हो, तो आप ये वाली लेंथ और विड्थ भी यूज कर सकते हो, लेंथ और विड्थ यहां से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं की गई, तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट ली लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद वॉल्यूम इक्वल टू, इसका वॉल्यूम, इसका हमने एरिया निकालना था, तो एरिया हमने कैसे निकाला, लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विड्थ के साथ। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, यानी तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। इसका आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, वॉल्यूम में। अब देखिए, ये हमारे पास इनपुट थी, ये इनपुट थी, ये इनपुट थी। इसके बाद इस पे प्रोसेसिंग और इस लाइन में, और इस लाइन में भी प्रोसेसिंग हो रही। जैसे आपको पता है कि किसी भी आईपीओ स्टेप्स होती है, इनपुट होती है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होती है। क्लियर। और अब इसके बाद मैंने डिस्प्ले कर दिया, एरिया को डिस्प्ले कर दिया और वॉल्यूम को डिस्प्ले कर दिया, और इसके बाद हम एंड कर देंगे। तो ये एक एल्गोरिथम हमने लिख दिया, हमने एल्गोरिथम लिखा और सूडो कोड लिख दिया इसका। हाउ टू गेट फुल मार्क्स, राइट फार्मूला क्लियरली। आपने फार्मूला अच्छे तरीके से लिखना है। फॉर रेक्टेंगल यूज एरिया लेंथ टाइम विड्थ, एंड फॉर क्यूबॉइड यूज वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ टाइम विड्थ टाइम हाइट। हम इसका फ्लो चार्ट लिखने लगे। हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद इनपुट लेंथ एंड विड्थ हमने एक ही पैरेललोग्राम में हमने एंटर करवा ली। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि हमने इनपुट 3 सिंबल्स में यूज की थी डिफरेंटली, इंडिविजुअल, यानी कि हमने लास्ट में इनपुट आइटम 1 सेपरेट की थी, इनपुट आइटम 2 सेपरेट की थी, इनपुट आइटम 3 सेपरेट की थी, और इसमें हमने इकट्ठी ही इनपुट ले लिया लेंथ और विड्थ की। इसके बाद हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो आपने वेरिएबल लिखे थे। ठीक है, प्रोसेसिंग सिंबल है तो इसलिए मैंने रेक्टेंगल के साथ यूज किया। फिर नेक्स्ट आगे फिर इनपुट ले रहे हैं, तो इसलिए हमने पैरेललोग्राम यूज की, इनपुट लेंथ विड्थ एंड हाइट, और इसके बाद हमने प्रोसेसिंग किया, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ टाइम विड्थ टाइम हाइट, और इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले एरिया एंड वॉल्यूम, और इसके बाद हमने इसको एंड कर दिया। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें हमने एरिया कैलकुलेट किया और वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट को शो किया। अभी पीबीए हुआ था क्लास 10 का, उसमें ये एरिया कैलकुलेट करने का आया था। आई थिंक एरिया था या बेस था रेक्टेंगल का, कुछ इस तरह का कुछ था। और इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको एंड कर दिया। Full marks tip: use input output symbols for entering and displaying values and process symbols for formula. Next flow chart will be flow chart number 3, that is even or odd numbers, and this type will be simple selection statement.
अभी हमने दो एल्गोरिदम देखे, दो फ्लो चार्ट देखे जो कि जस्ट किस पे था, सीक्वेंस पे था, जस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स जैसे मूव करते जाएंगे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाएंगे, सीक्वेंस था। और इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। दिस इज फ्लो चार्ट नंबर 3 अबाउट इवन और ऑड नंबर्स। इसका भी हम सबसे पहले एल्गोरिदम लिखेंगे, फिर इसका फ्लो चार्ट लिखेंगे और बाद में एग्जाम टिप्स को देखेंगे। इवन और ऑड नंबर्स का फ्लो एल्गोरिदम लिखने जा रहे हैं हम। पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एज यूजुअल स्टार्ट और एंड आपने लाजमी ही करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इनपुट नंबर, आपने एक नंबर एंटर किया और उसके बाद आपने देखा है कि वो नंबर मोड 2 इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर है तो इसका मतलब क्या करें, दैट नंबर इज इवन। अगर वो नहीं है इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है, और इसके बाद आपने एंड कर देना। ये एक्चुअली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है, इफ नंबर मोड 2 इक्वल टू 0, कि आपने क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ, और देखना है कि उसकी रिमेनिंग वैल्यू क्या आती है, रिमाइंडर। यानी कि इसको आपने पॉइंट में सॉल्व नहीं करना, आपने होल नंबर तक, इंटीजर वैल्यू तक इसको सॉल्व करना है। सपोज 2 11s आर 22, तो यहां पे आंसर क्या बचेगा, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 1 बचेगी। आपने इस चीज पे आपने डिसीजन लेना है कि बाकी क्या बचता है, क्योंकि आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जब 24 चला जाएगा, तो जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 2s आर 24 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इस केस में रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी तरीके से जब हम 25 को करेंगे, 25 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 12 2s आर 24, बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, 12। अब आगे मूव करते हैं 26 को। सपोज 26 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 13 2s आर 26 और रिमेनिंग वैल्यू क्या बच रही है, 0। अब देखिए वैल्यू सिर्फ आपके पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज होगी, जहां तो 0 होगा या 1 होगा, और तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, जब 2 बचेगा फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, उस केस में वो 0 आ जाएगा। तो अब देखिए ना, 1 0 0 और 1 आ रहा है, तो मैं यही चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि नंबर को डिवाइड करो 2 के साथ, अगर 0 डिस्प्ले कर दे तो वो नंबर कौन सा होगा, इवन। अब देखिए 0 किस किसने डिस्प्ले किया था, 24 ने किया था, तो 24 भी इवन है। और 0 किसने किया था, 26, तो 26 भी इवन नंबर है। इस तरीके से 28 सो ऑन। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहां से लिखना शुरू किया। इसके बाद अदरवाइज डिस्प्ले ऑड, तो ये देखिए इसका 1 आया था, तो ये हमारे पास नंबर कौन सा बना, ऑड बना 23। और 1 किसका आया था, 25 का, तो ये हमारे पास 23 25 27 सो ऑन। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 23 से स्टार्ट किया, वैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 3 5 7 लाइक दैट। तो ये ऑड नंबर है, इसके बाद इसको एंड कर देंगे। अब हमने इसका फ्लो चार्ट लिखना है, तो फ्लो चार्ट लिखने से पहले हम इसकी टिप्स देख लेते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। यूज मॉडुलस ऑपरेशन, ये देखिए, ये यूज मॉडुलस ऑपरेशन, मॉडुलस ऑपरेशन ये मॉडुलस ऑपरेशन होता है। क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट में हम परसेंटेज यूज करते होते हैं, ये रिमाइंडर ऑपरेटर जिसको कहते हैं, ये ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, ये सिंबल यूज कर रहे होते हैं रिमेनिंग वैल्यू गेट करने के लिए, टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हमने स्टार्ट सिंबल से इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में इनपुट नंबर, हमने एक नंबर एंटर किया और नंबर देखा कि नंबर 2 पे डिविजिबल हो और बाकी उसका रिमाइंडर 0 आए तो उसको इवन डिस्प्ले कर दो, अगर नहीं आए तो उसको ऑड डिस्प्ले कर दो, और इसके बाद एंड कर दो, ठीक है। अभी देखिए इस एग्जांपल में अगर मैं नंबर इनपुट करता हूं 20 इनपुट किया, तो 20 को मैं 2 पे डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक करता हूँ, 2 10s आर 20, रिमेनिंग वैल्यू इज 0। वो चेक करेगा कि 0 इक्वल टू 0, तो इस केस में, ट्रू के केस में वो क्या करेगा, इवन डिस्प्ले करेगा। और अगर इसमें मैं नंबर एंटर करता हूँ सपोज 21, तो 2 10s आर 20, रिमेनिंग वैल्यू इज 1, तो इस केस में देखिए 1 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। नो, तो नो के केस में क्या करेगा, डिस्प्ले ऑड नंबर शो करेगा।
और इसके बाद एंड कर देगा। तो इसमें फाइनल टिप ये है कि डिसीजन बॉक्स मस्ट कंटेन द कंडीशन एंड ब्रांचेस मस्ट बी लेबल्ड बाय यस एंड नो। आपने यस और नो के साथ इसको लाजमी लेबल्ड करना है। Next flowchart is flowchart number 4, that is positive, negative or zero, and this is belongs to multiple selection type. This is flowchart number 4, positive, negative और zero. हमने बताना है कि जो नंबर यूजर ने एंटर्ड किया है वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। इसका हम एल्गोरिदम भी लिखेंगे, फ्लो चार्ट भी लिखेंगे और बाद में इसका हम एग्जाम टिप्स के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने स्टार्ट किया, इनपुट नंबर, यूजर से एक नंबर लिया और देखा इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो। अगर नंबर जीरो से बड़ा हुआ तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि नंबर इज पॉजिटिव। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम अगली कंडीशन को चेक करेंगे। इफ नंबर इज लेस देन जीरो, अगर नंबर जीरो से छोटा हुआ, देन नंबर हम कहेंगे देन डिस्प्ले दैट नंबर इज नेगेटिव नंबर। और अगर ये उससे स्मॉलर भी नहीं है और उससे ग्रेटर भी नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, डिस्प्ले करें जीरो को और इसके बाद क्या कर दे, एंड कर दे। तो यूज टू डिसीजन बॉक्सेस, फर्स्ट चेक पॉजिटिव देन चेक नेगेटिव, द रिमेनिंग केस विल बी जीरो। हमने स्टार्ट सिंबल से इसको स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट सिंबल से यूज किया, स्टार्ट किया, इनपुट नंबर, नंबर एंटर किया और देखा नंबर ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो डिस्प्ले पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन जीरो ना हो तो चेक इन अदर कंडीशन दैट इज नंबर इज लेस देन जीरो। अगर ये ट्रू हो तो डिस्प्ले नेगेटिव नंबर, अगर ये भी ट्रू ना हो तो फिर डिस्प्ले करे जीरो और इसके बाद क्या करे, इसको एंड कर दे। तो यहां पे देखें, अगर सपोज मैं इनपुट एंटर करता हूं, फर्स्ट मैं इनपुट एंटर करता हूं 4। जब मैंने 4 एंटर किया तो दिखेगा कि 4 इज ग्रेटर देन जीरो, यस। तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इस केस में वो यस की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले पॉजिटिव नंबर करेगा और इसके बाद वो क्या कहां पे चला जाएगा, एंड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें वैल्यू -3 लिखता हूं तो इस केस में वो चेक करेगा -3 ग्रेटर देन जीरो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नो की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे चेक करेगा -3 लेस देन जीरो, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यस की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे नेगेटिव नंबर डिस्प्ले करेगा और देख आपको पता है कि -3 नेगेटिव होता है और यहाँ से फिर वो एंड की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट केस में लिखता हूं, नेक्स्ट में लिखता हूं 0। तो वो चेक करेगा 0 इज ग्रेटर देन जीरो, नो। 0 0 से ग्रेटर नहीं होता बल्कि इक्वल होता है, तो नो की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे चेक करेगा 0 इक्वल टू जीरो, मीन 0 लेस देन जीरो। तो 0 लेस देन जीरो तो नहीं होता, 0 तो जीरो के इक्वल होता है। तो नो की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले क्या करेगा, जीरो, और यहाँ पे फिर वो एंड हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये आप इसका फ्लो चार्ट लिखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर का। क्लियरली लेबल्ड ऑल डिसीजन branches as yes or no and handle all three cases. Next flow chart is flow chart number 5 about largest of three numbers, and this is belongs to the selection or comparison category. This is flow chart number 5 about largest of three numbers. इसमें हमने क्या करना है कि हमने यूजर से 3 वैल्यूज को इनपुट करना है और उनमें से देखना है कि उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, कि पहली वैल्यू लार्जेस्ट थी या सेकंड या लास्ट, मींस थर्ड। इसमें नॉन इक्वल को हमने चेक करना है कि इक्वल हमने एंटर नहीं करने, नॉन इक्वल 3 वैल्यूज को हम चेक करेंगे। एल्गोरिथम लिखेंगे, फ्लो चार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे और बाद में एग्जाम टिप्स पे हम रोशनी डालेंगे। एल्गोरिथम, हमने पहला स्टेप क्या होता है, ऑलवेज
योर फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इनपुट 3 नंबर्स ए बी सी लिए, हमने एक ही इनपुट में तीनों वैल्यूज को एंटर कर दिया। आप इसमें सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ए ग्रेटर देन बी, हमने चेक किया कि अगर ए बड़ा है बी से और फिर वो सी से भी बड़ा है, यानी कि वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, बड़ा नंबर कौन सा होगा, देन लार्जेस्ट नंबर विल बी ए, तो फिर वो बड़ा नंबर ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि ए दोनों कंडीशंस अगर ट्रू करेगा तो फिर बड़ा नंबर ए ही होगा। अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज एक और कंडीशन चेक करें, नेक्स्ट कंडीशन, इफ बी ग्रेटर देन ए, यानी कि ये कब आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती ना, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, चाहे ए ग्रेटर देन बी नहीं है या फिर ए ग्रेटर देन सी नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट यहां पे आएंगे अदरवाइज पे। और आपको पता है कि ए तो फिर बड़ा हो नहीं सकता, बाकी आपके पास चांस रह जाते हैं चेक करने के बी को और सी को। मींस इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो फिर हम बी को चेक करेंगे ए के साथ और सी के साथ, अगर ये बड़ा है बी दोनों से, तो फिर हमारे पास कौन सा नंबर शो करेगा, वो शो करेगा देन लार्जेस्ट इक्वल टू बी, तो फिर लार्जेस्ट नंबर हमारा बड़ा बी होगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर लास्ट पे ऑब्वियसली हमारा नंबर सी है, जो वो ही सबसे बड़ा होगा, दैट इज लार्जेस्ट। और इसके बाद हम डिस्प्ले लार्जेस्ट कर देंगे और इसको एंड कर देंगे। क्लियर। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट को हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया, फिर इनपुट ए बी सी, हमने 3 इनपुट एक ही पैरेललोग्राम सिंबल में गेट कर ली। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ कि आप डिफरेंटली भी कर सकते हैं, आप सेपरेट सेपरेट इनपुट भी गेट कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चेक किया कंडीशन से, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी है, तो लार्जेस्ट को वैल्यू ए असाइन कर दी जाए, ठीक है, ये प्रोसेसिंग सिंबल मैंने यूज किया कि लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम ए। अदरवाइज क्या करो, दोबारा नेक्स्ट कंडीशन चेक करो जिसमें बी को लार्जेस्ट होने के लिए मैं कंडीशन यूज करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि बी लार्जेस्ट तब होगा अगर बी ए से भी बड़ा होगा और बी सी से भी बड़ा होगा तो लार्जेस्ट होगा, ये देन लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम बी, अदरवाइज लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम सी। और इसके बाद क्या कर देगा, लार्जेस्ट डिस्प्ले क्या करेगा, लार्जेस्ट कर देगा। अब देखिए मेरे पास सपोज एक एग्जांपल लिखता हूं जिसमें मेरे पास ए की वैल्यू है 4, 5 और 6। ए की वैल्यू मैं 14 लिख देता हूं, मैं कहता हूं 14, 5, 6। ये मैंने 3 इनपुट ली, पहले ए की फिर बी की फिर सी की। तो मैंने चेक किया 14 इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसके साथ एंड दूसरी कंडीशन चेक की कि 14 इज ग्रेटर देन 6, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। इस केस में क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट विल बी 14, ओके, लार्जेस्ट विल बी 14 और यहां से होता हुआ क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, इसको डिस्प्ले कर देगा। क्लियर। अब मैं दूसरा केस डिस्कस करता हूं कि जिसमें वैल्यू मैं लिखता हूं सपोज 14 की, अब बी को मैंने 50 कर दिया, सेम वैल्यू रखी और बी को मैंने क्या कर दिया, बी को मैंने 15 कर दिया। तो ये वैल्यू को मैं रेज करता हूं, तो अब इसमें देखें वो चेक करेगा 14 इज ग्रेटर देन 50, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, उसको नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंड लगा हुआ, एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, वो क्या कर देगा, उसको चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से नो की तरफ मूव कर देंगे। अगर वैसे भी देखे जाए तो सी में क्या वैल्यू आ जाएगी, चले हम चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं 14 ग्रेटर देन सी, सी की वैल्यू 6 है, 14 ग्रेटर देन 6, तो ये ट्रू हो जाएगी, एक फॉल्स है एक ट्रू है, एंड लगा हुआ, तो एंड क्या कहता है कि बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो अब
क्या हो जाएगा, क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है, रिजल्ट विल बी फॉल्स, तो नो की तरफ मूव करेगा। नो में चेक करेगा कि बी के पास क्या पड़ा हुआ, 50 इज ग्रेटर देन 14, ये कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट चेक करेगा 50 इज ग्रेटर देन 6, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। लार्जेस्ट विल बी 50। क्लियर? तो फिर यहां से होता क्या कर देगा, डिस्प्ले करेगा लार्जेस्ट जो कि 50 है। ठीक है, हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू 60 एंटर करते हैं सपोज। अब हम जब 60 एंटर करेंगे तो इस केस में हम पहली कंडीशन चेक करेंगे जो कि 14 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, 14 इज ग्रेटर देन 60, तो अब ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। अब नो की तरफ मूव करेगा। अब नो में हमने लिखा हुआ है कि 50 इज ग्रेटर देन 14, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और चेक करेगा 50 इज ग्रेटर देन 60, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड लगा हुआ है, तो फिर नो की तरफ मूव करते हैं। नो की तरफ मूव करेगा तो लार्जेस्ट के पास वैल्यू आ जाएगी 60, और इसके बाद वो डिस्प्ले कर देगा 60। क्लियर? इस तरीके से तीनों केस मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए इधर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एंड की तरफ, और इसके बाद ये टिप ये है, use and conditions in decision boxes and ensure all three cases A, B, C are there are checked। हमने ए को भी चेक कर लिया, फिर बी को भी चेक कर लिया, और बाद में हमने सी को डायरेक्ट लार्जेस्ट कह दिया। नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 6, that is about grade calculator and its type is about multiple selection। Next flow chart number is 6, that is about grade calculator। हम इसमें ग्रेड कैलकुलेट करेंगे और इसका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और एग्जाम टिप्स के बारे में देखते हैं। एल्गोरिथम लिखना हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। सेकंड स्टेप में हमने इनपुट मार्क्स किए, और इसमें हमने ये कंडीशन दी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन डिस्प्ले ग्रेड ए, इफ मार्क्स otherwise if marks greater than equal to 70 then display grade B, otherwise if mark greater than equal to 50 then display grade C, otherwise display grade F, और इसके बाद एंड कर दे। ये जो कंडीशन दी गई ना, ये मैंने खुद से लिखी हुई है। ठीक है, आपको एग्जाम में भी दी जा सकती है कि अगर ये एवरेज हो या मार्क्स हो तो आपने ऐसे करना। ये तो मैंने मार्क्स डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए ना, तो आपको ये भी प्रोग्राम दिया जा सकता है कि आप ऐसा करें, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लें। ठीक है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 के और सब्जेक्ट 3 के मार्क्स लें, इनका टोटल करें। टोटल करने के बाद मीन फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस थर्ड सब्जेक्ट, फिर इसकी एवरेज निकालें। जब एवरेज निकालेंगे यानी टोटल डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो एवरेज की बेस पे आपने ग्रेड निकालना है। ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो उस एवरेज की बेस पे आपको दिए जाएंगे कि इतनी एवरेज हो तो ग्रेड इसका ये डिस्प्ले करे, अगर इतनी एवरेज हो तो ग्रेड इसका ये डिस्प्ले करे। इस लिहाज से भी ऐसे भी आपको प्रोग्राम दिया जा सकता है, आप बना सकते हैं इसको। चेक ग्रेड्स फ्रॉम हाईएस्ट रेंज टू लोएस्ट रेंज टू अवॉइड लॉजिकल एरर। हमने इसका फ्लो चार्ट लिखा, हमने स्टार्ट किया और इनपुट मार्क्स एंटर किए। एक इनपुट थी हमारे पास। इसके बाद चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, अगर है तो डिस्प्ले करे ग्रेड ए को, अगर नहीं है तो अगली कंडीशन चेक करे जो कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 की है, अगर है तो ग्रेड डिस्प्ले करे ग्रेड बी, अगर नहीं है तो चेक करे इन अदर कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर ये ट्रू है तो डिस्प्ले करे ग्रेड सी, एल्स क्या करे, अगर कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू होती तो क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या करेंगे, फिर डिस्प्ले ग्रेड एफ कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम एंड कर देंगे। अब देखिए, मैं एंट्री करता हूँ मार्क्स, इनपुट मार्क्स मैंने एंट्री किए सपोज 95।
95, तो वो क्या चेक करेगा, 95 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ये ग्रेटर है, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले ग्रेड ए और यहां से इसको एंड कर देगा। ठीक है, और अब अगर मैं लिखता हूं मार्क्स, सपोज लिखता हूं 85, 85, तो वो चेक करेगा कि 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। इस केस में वो नो के पास जाएगा और जहां पे चेक करेगा कि 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले ग्रेड बी करेगा। क्लियर। और अगली अगर कंडीशन मैं इसमें एंटर करता हूँ सपोज 65, तो पहली कंडीशन को वो चेक करेगा 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये कंडीशन फॉल्स होगी। फिर चेक करेगा 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा, देखेगा कि 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यस, तो डिस्प्ले करेगा ग्रेड सी। अब लास्ट में अगर मैं 45 एंटर करता हूँ, अगर मैं 45 एंटर करता हूँ तो वो चेक करेगा इसमें 45 इज ग्रेटर देन 90, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फिर चेक करेगा 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। फिर चेक करेगा 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले ग्रेड एफ करेगा और उसके बाद एंड की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सबके सारे के सारे केस आपको डिस्कस करके बता दिए इधर। Full marks tip: use multiple decision boxes and label every branch as yes or no, क्योंकि इससे पता चलेगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यस की तरफ मूव करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नो की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 7 about print first 10 even numbers, and this type is repetition or loop. This is flowchart number 7 about print first 10 even numbers, कि आपने पहले 10 इवन नंबर्स लिखने हैं, जो कि आपको पता है फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन, आपने 10 यहाँ लिखने हैं। ठीक है, इसमें हम एल्गोरिथम लिखे देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे और एग्जाम के टिप्स के बारे में आपको बताएंगे। एल्गोरिथम लिखना हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, सेकंड स्टेप में हमने सेट नंबर इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सेट 2 करेंगे तो वो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8 से लिखेगा, जो इवन नंबर शो करेगा। और देखिए एग्जाम में आपको वो ऑड नंबर का भी पूछ सकता है, अगर वो ऑड नंबर का कहेगा तो आपने सेट इसको 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1, 3, 5, 7 और भी बहुत से वेज होती है, मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। सेट काउंट इक्वल टू 1, यहाँ पे जो काउंट इक्वल टू 1 है इसका पर्पज ये है कि ये काउंटिंग करेगा कि एक मरतबा लिखा गया, फिर दूसरा नंबर आ गया, फिर तीसरा नंबर आ गया, फिर चौथा नंबर आ गया, 10, इस तरीके से हमारे पास 10 नंबर्स तक ये मूव करेगा। काउंट इक्वल टू 1 से 10 तक मूव करेगा। इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, ये देखें यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली कि जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है उस वक्त तक ये मूव करता रहे, देन डिस्प्ले नंबर। अब लेस देन इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो और लेस देन इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि लैंग्वेज की फॉर्म में, कंप्यूटर की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या कर दिया, जो पहले नंबर में 2 सेट किया था, अब मैंने 2 का और इंक्रीमेंट कर दिया तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर 2 का इंक्रीमेंट कर दूंगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में 8 हो जाएगा, 10 सो ऑन, इस लिहाज से वो मूव करता रहेगा। ठीक है, जब तक वो ये काउंट 10 से लेस और इक्वल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये मूव करता रहेगा। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये हमने काउंट में एक का इंक्रीमेंट इसलिए करवा दिया क्योंकि काउंट को हमने 1 से स्टार्ट करना है और यहां तक लेके आना है। और कैसे लेके आना है, बाय इंक्रीमेंट ऑफ दिस, बाय प्लस ऑफ 1, बाय प्लस 1, बाय प्लस 1, इस तरीके से करते करते कितना हो जाएगा हमारे पास, जब तक 10 ना हो जाए उस वक्त तक ये मूव करता रहे।
रिपीट अनटिल काउंट बिकम्स ग्रेटर देन 10 एंड इसके बाद एंड कर देंगे। और इसकी टिप ये है, इन लूप फ्लो चार्ट्स क्लियरली शो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट एंड लूप बैक एरो। ओके, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें बताएगी। वो कहता है क्लियरली शो इनिशियलाइजेशन। अब देखिए लाइन नंबर, ये जो लाइन है काउंट इक्वल टू 1 और सेट नंबर इक्वल टू 2, इसको ये इनिशियलाइजेशन के स्टेप्स है, इसमें मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइजेशन है। सेट नंबर इक्वल टू 2, नंबर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, सेट काउंट इक्वल टू 2 कर दिया। फिर वो कहते हैं इसकी कंडीशन, लूप में आपको पता कंडीशन होती है, ये इसका स्टेप जो है ये कंडीशन का है, ये कंडीशन यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद वो कहता है अपडेट। अपडेट इसमें देखिए काउंट की वैल्यू, देखिए इसमें भी काउंट की वैल्यू भी अपडेट हो रही है, और जो कि नंबर हमने डिस्प्ले करने थे वो भी हम इसको अपडेट कर रहे हैं। एंड लूप बैक, और इससे ये देखिए इस स्टेटमेंट से क्या होता है कि वो लूप बैक मूव करेगा। ठीक है, वो मूव करेगा दोबारा इस कंडीशन तक, इफ काउंट लेसन देन डिस्प्ले नंबर, और आगे वो मूव करता रहेगा। क्लियर। हमने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट कर दिया, नंबर इक्वल टू 2 इसको इनिशियलाइज कर दिया, और हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया है। नेक्स्ट काउंट इक्वल टू 1, काउंट में हमने 1 सेट कर दिया ताकि हम उसको लूप को 1 से लेके 10 तक चला सके। काउंट लेस देन इक्वल टू 10, ये हमने काउंट लेस देन इक्वल टू 10 ये कंडीशन लगा दी क्योंकि हमने 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है। अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है तो इसको एंड कर दे, मींस 10 से बड़ा हो चुका है, 10 11 हो चुका है, काउंट में 11 वैल्यू आ चुकी, तो फिर इसको एंड करते हैं। अगर यस है, काउंट लेस देन इक्वल 10 है, तो डिस्प्ले नंबर, वो नंबर को डिस्प्ले कर देगा। एट द फर्स्ट टाइम क्या शो करेगा, फर्स्ट टाइम आपको पता वो 2 शो करेगा, दोबारा चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको। फिर इसके बाद नंबर में 1 का 2 का इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, फिर काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा। काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करने का मकसद ये है कि काउंट हमारे नंबर को काउंट करेगा, हमने कितने नंबर डिस्प्ले कर लिए हैं, और यहां से क्या कर देंगे, इसको हम दोबारा लूप की तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कैसे काम कर रहा है। नंबर की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे नंबर की वैल्यू 2 थी, फिर काउंट इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे। फिर देखिए इसने चेक किया, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, काउंट की वैल्यू अभी मेरे पास 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो इस केस में क्या करे, डिस्प्ले नंबर, वो नंबर को डिस्प्ले करेगा। नंबर की वैल्यू आपको पता कितनी थी, नंबर की वैल्यू 2 थी। इसमें नंबर में फिर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, नंबर में पहले 2 पड़ा हुआ प्लस 2 होगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। काउंट में पहले क्या पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ, 1 प्लस 1, तो टोटल आ गया 2 आ गया। और इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद दोबारा वो कंडीशन की तरफ मूव करेगा। अब कंडीशन की तरफ मूव करेगा तो आपको पता है काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये भी ट्रू है। तो यस की तरफ मूव करेगा, और यस में क्या डिस्प्ले करेगा, नंबर। और आपको पता है कि नंबर में प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 4 पड़ी हुई है, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे 4 करेगा, 4 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर में फिर इंक्रीमेंट करेगा 2 का, तो 4 प्लस 2 यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी इसकी 6 बन जाएगी, 6 हो जाएगी। और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू अब बन जाएगी 3 बन जाएगी। तो फिर ये चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर नंबर डिस्प्ले करेगा जो कि 6, यहाँ पे 6 ले आएगा, यहाँ पे 8 कर देगा, और यहाँ पे 4 कर देगा, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा नंबर 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव करता रहेगा। ठीक है, चलते चलते जब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है, तो वो चेक करेगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं तो वो यस की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि फिर नो की तरफ आके इसको एंड कर देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे टिप क्या है इसकी एग्जाम की, लूप मस्ट फॉलो कंडीशन, आपकी कंडीशन होनी चाहिए, फिर प्रोसेस होना चाहिए, फिर अपडेट होना चाहिए, फिर बैक टू कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, यानी कंडीशन, इसमें कंडीशन कहाँ पे लगाई हुई है, क्या आप देख सकते हैं, ये मेरी कंडीशन है, ये कंडीशन है नंबर 1, ये मैं नंबर 1 कर दिया।
प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? नंबर टू ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये देखिए नंबर टू प्रोसेस हो रहा है, नंबर टू प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अपडेट, अपडेट इसी में अपडेट हो रहा है, ये नंबर थ्री में अपडेट कर रहा हूँ वैल्यू को, इसमें ही मैंने अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। बैक टू कंडीशन, और ये बैक टू कंडीशन, ये ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है। क्लियर? प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मैंने डिस्प्ले कर दिए। Next flow chart is flow chart number 8, that is sum of numbers, and this category is belongs to loop or repetition. This is flow chart number 8, sum of first n natural numbers. हमने एल्गोरिथम लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है? स्टार्ट किया हमने, इनपुट n किया कि आपने नंबर n करेंगे। सेट सम इक्वल टू 0 में 0 हम सम करेंगे, क्योंकि हमने सम के साथ इसको ऐड करना है। सम जो वेरिएबल है इसको हमने ऐड करना है नेचुरल नंबर के साथ। काउंट इक्वल टू 1 किया, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक मूव करना है? अनटिल n तक। काउंट लेस देन इक्वल टू n तक, देन सम इक्वल टू सम प्लस काउंट करें, एंड काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा, और रिपीट अनटिल काउंट बिकम्स ग्रेटर देन n। और कब तक मूव करता रहे? जब तक काउंट n से बड़ा ना हो जाए। डिस्प्ले करें सम और एंड कर दें। तो अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टार्ट किया हमने, इनपुट n, सम इक्वल टू 0 और काउंट इक्वल टू 1। इनपुट n में हमने, क्योंकि ये इनपुट सिंबल था तो इसलिए हमने पैरेललोग्राम यूज किया। सम और काउंट के लिए हमने प्रोसेसिंग सिंबल थी, क्योंकि हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करना था, सेट करना था, हमने प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया। काउंट लेस देन इक्वल टू n, तो डिस्प्ले क्या करें? सम। अगर लेस देन n ना हो तो डिस्प्ले सम करें, इसके बाद एंड कर दें। अगर काउंट लेस देन इक्वल टू n हो तो क्या करें? सम इक्वल टू सम प्लस काउंट करें, और काउंट में एक का इंक्रीमेंट करें, और यहां पे वो एंड कर दें। अब देखिए इसमें काम कैसे हो रहा है। इसमें देखिए हमने स्टेटमेंट ये यूज की हुई है, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट, मींस के सम इक्वल टू सम प्लस काउंट में हमने इधर लिखा हुआ। और आपको पता है कि काउंट में वैल्यू क्या हो रही है? काउंट में पहले वैल्यू 1 आएगी, फिर इंक्रीमेंट होता जाएगा। कब तक? जब तक n ना हो जाए। अगर n में मैं वैल्यू एंटर करता हूं 7, तो काउंट की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। और आपको पता है कि ईच आइट्रेशन में जब ये कंडीशन चेक करने के बाद इधर मूव करेगा, सम प्लस काउंट करेगा। अगर फर्स्ट टाइम जब ये मूव करेगा फर्स्ट आइट्रेशन में, तो काउंट उस वक्त 1 होगा और सम उस वक्त क्या होगा? 0 होगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो सम में न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसके बाद काउंट में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो कि मैंने इधर कर दिया, और इसके बाद फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी। जब कंडीशन चेक करने के बाद फिर वो क्या करेगा? सम इक्वल टू सम प्लस काउंट के पास आएगा। तो 2 प्लस, अब सम की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 1 थी, तो सम की वैल्यू क्या होगी? 3। तो नेक्स्ट टाइम फिर काउंट में एक का इंक्रीमेंट करेगा, जो कि काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, और सम में प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है 3 प्लस 3, इट विल बिकम 6, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करेगा? फिर एक का इंक्रीमेंट करेगा और कंडीशन चेक करेगा। तो अब कंडीशन चेक करने के बाद फिर वो कंडीशन क्योंकि ट्रू है, क्योंकि इसने मूव करना है इस केस में जब तक 7 ना हो जाए,
7 से अबव जाएगा तो ये इसको स्टॉप करेगा। तो नेक्स्ट देखिए 4 प्लस सम की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, प्रीवियस वैल्यू सम की 10 थी तो 15 हो जाएगा। तो प्रीवियस वैल्यू सम की 15 थी प्लस 6 तो 21 आ जाएगा। प्रीवियस वैल्यू सम की 21 थी, 7 आ जाएगा, 28 आ जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू अब हो चुकी होगी 8। 8 इज लेस देन इक्वल टू n, नो, तो डिस्प्ले करेगा सम। तो आपको पता सम में क्या आ चुका है 28। इन केस ऑफ 7 when you will do the plus among of these numbers, that is natural number, then it will display 28 in case of when input is 7। तो इस तरीके से ये मूव करता जाएगा। फुल मार्क्स स्ट्रिप, a summation loop must include initialization, condition, addition, update and loop back arrow। must include initialization। initialization में देखें ये इसने सम करना है, जिसको मैंने इनिशियलाइज 0 से कर दिया। कंडीशन के लिए ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी, एडिशन ये मैंने एडिशन कर रहा हूँ, अपडेट ये मैंने वैल्यू इसको अपडेट कर रहा हूँ, एंड लूप बैक, और इधर से हम इसको लूप बैक कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट इज अबाउट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, दैट इज फ्लो चार्ट नंबर 9 एंड दिस आल्सो बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ लूप। फ्लो चार्ट नंबर 9, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। इसमें आपने क्या करना है, एक यूजर से नंबर एंटर करवाना है और उस नंबर का आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल ये मींस कि अगर आपको कहा जाता है कि आपने 5 और 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 6 से लेसर जितने भी नंबर होंगे उन सबको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 टाइम 5 एंड देन टाइम्स 4, 3 टाइम्स 2, इसका आंसर 30 आ जाएगा। 30 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 120, 120 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर 360 और 1 360, इसका आंसर टोटल 360 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका हम एल्गोरिदम भी लिखेंगे और फ्लो चार्ट भी देखेंगे और एग्जाम टिप्स भी देखेंगे। एल्गोरिदम हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट्स के साथ इनपुट n कर दिया, इसमें यूजर इनपुट नंबर करेगा 5 का, 6 का, 7 का, जिसका भी उसने फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना हो। सेट फैक्टोरियल इक्वल टू 1, इसको इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। सम के केस में हमने इसको 0 के साथ इनिशियलाइज किया था। सेट काउंट इक्वल टू 1 कर दिया हमने, इसमें हमने काउंटिंग करनी है जो 1 से स्टार्ट होके उसके उस नंबर तक जाएगा जो यूजर ने एंटर्ड किया होगा। इफ काउंट is less than equal to n, then factorial equal to factorial multiply by count करेगा और count equal to count plus 1 करता जाएगा और साथ ही इसके क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि अगर count की वैल्यू n से लेसर है तो वो क्या करे, इसको दोबारा रिपीट करेगा, या इस केस में जब तक n जब तक काउंट की वैल्यू n से बड़ी ना हो जाए उस वक्त तक आपने रिपीट करते रहना है। इसके बाद डिस्प्ले फैक्टोरियल करेंगे और इसको एंड कर देंगे। एंड आ गया। नेक्स्ट हम इसका फ्लो चार्ट लिखते हैं। स्टार्ट किया हमने, इनपुट n किया, फैक्टोरियल इक्वल टू 1, प्रोसेसिंग सिंबल हमने यूज किया, काउंट इक्वल टू 1, अगेन प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया, काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n, हमने कंडीशन चेक की, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो डिस्प्ले फैक्टोरियल कर दे, अगर इसकी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपने फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम्स काउंट करना है और काउंट में एक का इंक्रीमेंट करना है और इस तरीके से इसको एंड कर देना है। अब देखिए, आपको पता है कि इनपुट नंबर n, मैंने नंबर एंटर किया 6, ओके। फैक्टोरियल
फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, काउंट की वैल्यू 1 है, काउंट लेस देन इक्वल टू n, तो ये लूप चलता रहेगा। फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, काउंट करेगा और दोबारा कंडीशन की तरफ मूव करता रहेगा और फिर ये ऐसे लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशंस ट्रू रहती है। तो कंडीशंस के अंदर हमने क्या लिखा हुआ, हमने लिखा हुआ फैक्ट इक्वल टू, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, फैक्ट फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम्स काउंट। अगर काउंट में आपने 6 एंटर किया हुआ, इनपुट में आपने n में 6 एंटर किया हुआ, तो काउंट 1 से लेके n तक मूव करेगा जो कि 6 है। मीन के 1 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। और इसमें आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है ये लूप की बॉडी के अंदर है और ये बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, काउंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी और यहाँ पे फैक्टोरियल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसा कि फैक्टोरियल एफ में क्या पड़ा हुआ बाय डिफॉल्ट, फैक्टोरियल में हमने 1 रखा हुआ, जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू 1 पड़ी हुई तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, फैक्टोरियल में 2 पड़ा हुआ तो आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद काउंट में 4 है और एफ में 6 है, 6 टाइम्स 4 24 आ जाएगा। फिर काउंट में क्या पड़ा हुआ 5, फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ 5, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 120। 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 प्लस 2 12। देन काउंट में की वैल्यू 6 हो जाएगी और एफ में लास्ट टाइम वैल्यू 20 पड़ा हुआ, तो 12 6 आर 72, तो आंसर क्या आ जाएगा 72। इसके बाद काउंट की वैल्यू 7 हो जाएगी तो फिर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसके बाद क्या करेगा, इस फैक्टोरियल को वो डिस्प्ले कर देगा, डिस्प्ले फैक्टोरियल, जो कि इस केस में क्या पड़ा हुआ 720, और इसके बाद वो एंड कर देगा। तो इस तरीके से फैक्टोरियल काम करेगा। नेक्स्ट इसकी एग्जाम टिप्स है, फैक्टोरियल यूजेस मल्टीप्लिकेशन सो द इनिशियल वैल्यू मस्ट बी 1। फैक्टोरियल के केस में आपने 1 से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, फैक्टोरियल के केस में आपने 1 से इनिशियलाइज करना है, जैसा कि आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, और सम के केस में आपने 0 से इनिशियलाइज करना है। नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 10, that is multiplication table of a number, and this category is belongs to repetition or loop. This is flow chart number 10, that is multiplication table of a number. इसमें हम एल्गोरिथम भी इसका लिखेंगे, फ्लो चार्ट भी लिखेंगे और एग्जाम टिप्स भी देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टेबल में हमने सबसे पहले एल्गोरिथम लिखा और इसको स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट किया। इनपुट अ नंबर, यूजर एक नंबर एंटर करेगा, काउंट इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यहाँ से लूप स्टार्ट करना है, इनिशियलाइज करना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। काउंट लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, यानी 1 से लेके 10 तक। देन रिजल्ट इक्वल टू नंबर्स टाइम काउंट्स के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा, डिस्प्ले रिजल्ट करेगा और इसके बाद काउंट में एक का इंक्रीमेंट भी करता जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट करेगा तो कंडीशन की तरफ अप्रोच करेगा। रिपीट अंटिल काउंट बिकम्स ग्रेटर देन 10, एंड, और इसके बाद वो एंड हो जाएगा। A table flowchart must show input, loop condition, multiplication, display and the result. स्टार्ट नंबर हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट सिंबल से। इनपुट नंबर, हमने एक नंबर एंटर किया, काउंट में 1 डाला ताकि 1 से स्टार्ट करे, इनिशियलाइज करे, काउंट लेस देन इक्वल टू 10 तक हमने मूव करना है इसको, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एंड कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट कैलकुलेट करेगा बाय नंबर टाइम काउंट के साथ, इसके बाद डिस्प्ले रिजल्ट करेगा और फिर काउंट में एक का इंक्रीमेंट भी करेगा और फिर इधर से लूप को वापस कंडीशन की तरफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इनपुट नंबर n, आपने नंबर एंटर किया सपोज 5, काउंट में क्या आ गया, काउंट में आ गया 1, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा और यहाँ से होता हुआ इधर दोबारा मूव करेगा और ये लूप लगा रहेगा, चलते करता रहेगा।
ठीक है। और इसके अंदर ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट इक्वल टू नंबर टाइम्स काउंट। नंबर्स टाइम काउंट आ गया, और काउंट में सपोज वैल्यू है अभी 1 से लेके 10 तक मूव करेगा, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। और काउंट में आपको पता, काउंट मल्टीप्लाई करेगा नंबर के साथ, और नंबर की वैल्यू मैंने एंटर की है 5, तो ये शो करेगा 5 रिजल्ट, और ये डिस्प्ले कर देगा 5 यहाँ पे। नेक्स्ट काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, नंबर में 5 स्टिल पड़ा हुआ, तो आ जाएगा 10, तो ये डिस्प्ले करेगा 10। इस तरीके से 5 15 सो ऑन मूव करता हुआ, लास्ट जब 9 को मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, इस तरह रिजल्ट आ जाएगा इसका 45, और 10 को मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा 50। तो ये सारी की सारी वैल्यू को शो करता जाएगा। पहले 5 को शो करेगा, फिर 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, सो ऑन 50 तक सारी वैल्यू को शो करेगा। क्लियर? फुल मार्क्स ऑलवेज अपडेट काउंट इनसाइड द लूप। इसकी बात कर रहा है कि आपने काउंट को अपडेट करना है लूप के अंदर, अदरवाइज द लूप मे नॉट स्टॉप। अदरवाइज लूप कभी भी आपका स्टॉप नहीं होगा। नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 11, that is search an element, and this is also belongs to selection plus searching. फ्लो चार्ट नंबर 11, सर्च एन एलिमेंट इन एन अरे। आपने क्या करना है, एक अरे में से एलिमेंट को सर्च करना है और देखना है कि वो एलिमेंट इस अरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए आपने एल्गोरिथम भी लिखना है और इसका फ्लो चार्ट भी लिखना है, और बाद में एग्जाम टिप्स भी देखते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, जो कि एज यूजुअल हम स्टार्ट स्टेप से करते हैं। इनपुट अरे एन ऑन सर्च वैल्यू, हम इसमें हमने 3 इनपुट देनी है। ये अरे हमने इनपुट करनी है, और एन हमने इनपुट करना है। एन जो शो करेगा इंडेक्स नंबर को, एन इसके इंडेक्स नंबर को शो करेगा कि लास्ट इंडेक्स नंबर इसका कौन सा है। और सर्च वैल्यू क्या करेंगे कि हमने कौन सा एलिमेंट अरे में से सर्च करना है, वो वाला एलिमेंट यहाँ पे एंटर करेंगे। सेट आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे आई को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, और जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन ना हो जाए, उस वक्त तक क्या करता रहे, कंपेयर करता जाए अरे के एलिमेंट्स के साथ विद सर्च वैल्यू के साथ। अगर वो मैच हो जाए तो फिर इसको क्या करेगा, डिस्प्ले फाउंड करेगा। अगर मैच नहीं होगी तो फिर वो क्या करता जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करेगा, और मूव करते करते देखता जाएगा कि जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर नहीं हो जाती एन के, उस वक्त तक मूव करता रहे, और इसके बाद वो फौरन डिस्प्ले करेगा, नॉट फाउंड करेगा, एंड करेगा। तो इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। सर्च each array elements using an index. If the loop finish without a match, then it will display number not found, search value not found. हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल के साथ, इनपुट अरे की, एन किया, सर्च वैल्यू की, आई इक्वल टू 1 किया, आई लेस देन इक्वल टू एन किया, और अगर ये आई लेस देन इक्वल टू एन टू ना हुआ तो डिस्प्ले नॉट फाउंड मैसेज डिस्प्ले करेगा, और इसके बाद एंड करेगा। अगर वो मैच कर जाता है, और अगर वो कंपेयर करेगा, हर बार जब कंपेयर करता जाएगा और वो ट्रू हो जाता है यस के केस में, डिस्प्ले करेगा फाउंड, और वो इसको नो कर देगा। और नो के केस में क्या करेगा, आई में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा, और फिर लूप की कंडीशन चेक करेगा, और यहाँ पे वो लूप करता रहेगा। ठीक हो गया। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज ये देखिए हमने क्या किया हुआ कि इनपुट्स अरे, एक तो हम इनपुट करेंगे अरे। अरे मैंने सपोज यहाँ पे एक अरे एंटर कर ली 5 एलिमेंट्स की, 5 एलिमेंट्स की अरे एंटर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 3 9 12 5 और 4। एन मैंने एंटर कर लिया कि मैंने कहा है कि इसमें जो लास्ट इंडेक्स नंबर है, लास्ट इंडेक्स नंबर है इसमें 5 है।
सर्च वैल्यू मैंने एंटर कर ली जो कि की थी, सपोज मैंने 12 को सर्च करना है। सर्च वैल्यू मैंने कौन सी एंटर की, 12। मैंने कहा कि 12 इज माई सर्चिंग वैल्यू। आई इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया, ये आई की वैल्यू यहां से स्टार्ट की, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5। इंडेक्स नंबर यूजली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं और फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, तो हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो हमने 1 से स्टार्ट किया और चेक किया कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है। यस, क्योंकि ये आई यहां से अभी स्टार्ट हुआ, आई ने लास्ट तक जाना है। और क्या करे, कंपेयर करेगा ये array of I। array of I means array का फर्स्ट एलिमेंट, array का फर्स्ट एलिमेंट है 3। चेक करेगा कि 3 इक्वल टू सर्चिंग वैल्यू 12 के बराबर है, नहीं, नो, तो नो के केस में वो इधर मूव करेगा और I में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट मीन्स कि I की वैल्यू, I पॉइंट आउट करेगा सेकंड इंडेक्स को, और सेकंड इंडेक्स में वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 9। और इसके बाद वो चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू n। यस, 2 लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो कंपैरिजन की तरफ मूव करेगा। और कंपैरिजन में क्या करेगा, नेक्स्ट 9 इक्वल टू 12, नो, तो फिर i में एक का इंक्रीमेंट करेगा और नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा 12 इक्वल टू 12, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ट्रू के केस में वो यस की तरफ मूव करेगा और डिस्प्ले फाउंड करेगा और इसके बाद वो एंड कर देगा। क्लियर। एक तो ये केस था, एक जो केस था कि वैल्यू फाइंड ही नहीं करती, वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखा 1 2 3 4 5, इंडेक्स नंबर मैंने 1 2 3 4 5 से लिखे इंडेक्स नंबर, तो यहां से वो स्टार्ट करेगा और आपने सर्चिंग वैल्यू आपने एंटर करनी है सपोज 7, तो वो देखेगा कि 1 इक्वल टू 1, नो, इट विल नॉट मैच। 2 इक्वल टू, ये 7 इक्वल टू, सॉरी, 1 को मैच करेगा सर्चिंग वैल्यू के साथ जो कि 7 थी, तो ये मैच नहीं करेगी। फिर 2 को सर्च करेगा 7 के साथ, मैच नहीं करेगी। 3 को कंपैरिजन करेगा 7 के साथ, जो मैच नहीं करेगा। 4 का कंपैरिजन करेगा 7 के साथ, मैच नहीं करेगा। 5 का कंपैरिजन करेगा 7 के साथ, तो मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, कंडीशंस जितने तक लूप ने रन करना था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कंडीशन फॉल्स होगी तो नो के केस में वो क्या कर देगा, वो हमें मैसेज देगा कि नॉट फाउंड। क्लियर। तो इस तरीके से ये वर्किंग करता है। हाउ टू गेट फुल मार्क्स, सर्च each array elements using an index. If the loop finishes without a match, then it will display number not found.